अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव और करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान जिसका टॉपिक है। और पाकिस्तान के किन हालात को बेहतर किया जा सकता है और इस टाइम पाकिस्तान कौन कौन से मुश्किलात से गुजर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर गोंदल साहब जो कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और इस बारे में आपके साथ तबादला ख्याल करेंगे कि पाकिस्तान किस तरह इन हालात से निकल सकता है, कौन कौन सी मुश्किलात इस टाइम हैं और ये कब तक रहेंगी और कैसे इनको बेहतर किया जा सकता है। जी नासिर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अली भाई, आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहले तो ये डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो जो प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। तो पाकिस्तान के इस वक्त जो है ना मेजर 5 प्रॉब्लम है। ओके। अगर हम उन 5 प्रॉब्लम को, तो उसमें जो टॉप 1 है वो तो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सही है। यानी कि जो पॉलिटिकल हमारी गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो स्टेबल नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट जो है ना पिछले 75 साल से वो 5 साल कंप्लीट नहीं करती। कोई भी बंदा एक जो वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो 5 साल कंप्लीट नहीं करता। इस वजह से कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी जो है ना वो नहीं है। और दूसरा जो क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो हमारा दूसरा बड़ा इशू है वो इकोनॉमिक है। क्योंकि जब तक ये लिंक है, वो इकोनॉमिक जो है वो लिंक है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से, तो उसकी वजह से हमारा मुल्क जो है ना वो पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है, तो उसकी इकोनॉमी में प्रॉब्लम में रहती है। यानी कि जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो 2-4 साल चलती है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, वो अपनी एक पॉलिसी बनाती है। जैसे कि अभी आप देख लें, ये 8 महीने में 2 पॉलिसियां चेंज हुई हैं जी। मुफ्ता इस्माइल हमारे वजीर खजाना थे, तो उनकी डॉलर को ओपन मार्केट के मुताबिक जो है वो रखने की तजवीज़ थी कि रेशनलाइज किया जाए, जो कि मार्केट रेट है उस पे ही चला जाए। सही। और जो जिसको फेयर वैल्यू कहते हैं, फेयर वैल्यू पे होना भी इसी तरह चाहिए। तो लेकिन जो सागदार है उनकी पॉलिसी डिफरेंट है, वो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं करते। इस वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो अल्टीमेटली नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। एक्चुअली ये डेफिनेटली नुकसान, इसी वजह से तो आज हम इस हालात में आ गए हैं कि हमारे जो ओवरऑल ये कि इकोनॉमिक की वजह से अब ओवरऑल सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए हैं जी। और तो ये तो हमारा दूसरा प्रॉब्लम था, यानी कि जो स्टेबिलिटी नहीं है पहली, और दूसरी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक हमारी अच्छी नहीं है, उसकी वजह से दूसरा प्रॉब्लम था। और तीसरा जो हमारा प्रॉब्लम है वो है गवर्नेंस का। एक्चुअली हमारे मुल्क की जो गवर्नेंस है ना वो बिल्कुल सही नहीं। दुनिया पूरी में अगर आप लंदन की बात करें या अगर इधर यूए की भी बात कर लें या इंडिया की बात कर लें, तो उन्होंने सूबों को उनकी अथॉरिटी दी हुई है और वो सूबे आज़ाद हैं अपनी गवर्नेंस सेट करने के लिए। यानी कि जैसे बलदियाती निज़ाम कहते हैं ना, वो हर सूबे जो है वो बलदियाती निज़ाम उनका मजबूत है। तो वो जो अब जो किसी सिटी के प्रॉब्लम है ना वो उसी सिटी में सॉल्व हो रहे हैं और वहाँ से वो रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं और उधर से ही अपने प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट उनको दे रही है हिस्सा, लेकिन वो अपना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं, इसलिए जो लोकल लेवल पे जो प्रॉब्लम है लोकल लेवल पे सॉल्व होते हैं। लेकिन हमारे जो ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है ये सही नहीं है। हमारे तो इलेक्शन ही नहीं कोई भी गवर्नमेंट करवाती, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं करवाते। जैसे अभी कराची में करवाए हैं तो आपको पता है क्या सूरत हाल है, किस तरह वो जो है, क्योंकि पीपल पार्टी का कोई इतना ज़्यादा स्टेक नहीं है कराची के अंदर, उनको लोग वोट नहीं देते, लेकिन उन्होंने 2 नंबरी करके अपने जो है वोटर्स वो इकट्ठे करके और अपने जो जिसको पहले यूसी आपके कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे धांधली हुई है जो इलेक्शन गुजरे हैं। ये ऐसे ही होता है ना, इसलिए तो हमारा फिर एक अगर इलेक्शन सिस्टम हो, जैसे इमरान खान कहता होता था कि ईवीएम मशीन अगर होगी तो ये काम नहीं हो सकता, 2 नंबरी नहीं हो सकते, तो वो भी नहीं कामयाब। इसीलिए इसको ओवरऑल गवर्नेंस कहते हैं, यानी कि जिसमें पुलिस का निज़ाम आ जाता है, आपकी जो महकमा माल आ जाता है, जो लैंड रिकॉर्ड आ जाता है, ये पूरा जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो हमारा सही नहीं है। एफपीआर एफईए भी तो ओबीसी के अंदर एफपीआर तो एक्चुअली हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर आता है, क्योंकि इसका भी उसमें गवर्नेंस के अंदर भी रोल है, लेकिन उसका तो इकोनॉमिक हमारी जो पॉलिसी है उनके अंदर आता है। सही है। तो ये जो जब तक हमारी गवर्नेंस सेट नहीं होगी तो ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे जी। अब ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथा हमारा जुडिशल सिस्टम। एक्चुअली हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना वो सही नहीं। हमारे केसेस इतने लंबे लंबे चलते हैं, लोगों को इत्मीनान ही नहीं। और जैसे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान का दुनिया में 130वां नंबर है जुडिशल सिस्टम में, यानी कि हमारे के
जो इंसाफ नहीं होता ना, तो हमारा इंसाफ का निज़ाम इतना वो फजूल किस्म का, कहते बंदा मर जाता है तो उसका केस तब क्लोज, जब उसके जिनके पोते जवान हो जाते हैं तो तब जाके उसका फैसला होता है। और बाद दफा तो ऐसे होते हैं बंदा मर जाता है और उसका बाद में फैसला होता है कि वो उसको रिहा कर दिया गया। ऐसे भी केसेस है, आपको पता है, वो रिपोर्ट हुए, मतलब कि ऑफिशियली वो रिहा हो रहा है लेकिन वो बेचारा वफात। इस वजह से एक्चुअली जो हमारी इकोनॉमिक है ना, ये डिपेंडेंट है गवर्नेंस पे, ये डिपेंडेंट है जुडिशियल सिस्टम पे, ये डिपेंडेंट है हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपकी किसी भी मुल्क की जो गवर्नेंस है ना, वो जो इकोनॉमिक है वो डिपेंडेंट होती है इन सब सिस्टम पे। सही है। तो ये हमारा चौथा सिस्टम प्रॉब्लम है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम नहीं सही, उसकी वजह से। और पांचवा सिस्टम जो है, वो पांचवा जो इशू है मेजर, वो हमारा एग्रीकल्चर और बिजनेस है। क्योंकि ना तो हमारा इजी डू बिजनेस है, आप आसानी के साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते, FBR आपके ऊपर चढ़ जाएगा, आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है उसके 1000 प्रॉब्लम है, फिर सेल टैक्स, इनकम टैक्स, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, इसलिए आवाम बाई नहीं कर रही है मुल्क छोड़ के। ये कि लोग जो है सिस्टम में आना नहीं चाहते और बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके, अगर आपके पास इधर पैसा UAE के अंदर, तो आप नहीं चाहते कि मैं पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करूँ। आपको 1000 डर रहा है कि पता नहीं उधर कोई सिस्टम को चलने देगा नहीं चलने देगा। तो ये तो हमारे बिजनेस की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। और एग्रीकल्चर में हमारे को डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि हमारे वही लोग वही जो चीजें काश्त करते हैं, ये लोग अपने आप को बदलना भी नहीं चाह रहे। नहीं अवेयरनेस नहीं है लोगों को, नहीं अवेयरनेस इस वजह के हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक जब तक सही नहीं होगी तो ये चीजें नीचे वाली सही हो ही नहीं सकती। इससे पहले तकरीबन 70 साल से ये नून लीग और PTI रही है, तो ये इन्होंने क्यों नहीं कोशिश की? नहीं, नून लीग और पीपल पार्टी रही है, तो PTI तो अभी पहली दफा गवर्नमेंट 4 साल गुजरे हैं मैक्सिमम। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि ये लोगों का वो वाला माइंडसेट ही नहीं है। और इनमें जो मेजर जो रोल है ना, वो उसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी है कि एस्टेब्लिशमेंट भी चीज़ें जो है ना वो सही करने नहीं देती। आम बंदा इसको बेहतर कर सकता है? आम बंदा कैसे कर सकता है? ये गवर्नमेंट लेवल के काम है, गवर्नमेंट नहीं करने हैं, इसको इंडिविजुअल क्या करेगा? इंडिविजुअल तो अपने आप को सही कर सकता है, वो उसका सिंपल सा फार्मूला कि मेहनत करे और अपना पैसा कमाए, इसके अलावा उसके पास कोई नहीं अपनी। वो तो इंडिविजुअल की जिंदगी बदल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल की जो पॉलिसी बेस होती है वो तो फेडरल गवर्नमेंट ने या प्रोविंशियल, मतलब कि आप और मैं, हम आम बंदे हैं, मुल्क के शहरी हैं, हम किस तरह इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? हम तो यही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि जैसे हम इधर UAE के अंदर रहते हैं तो हम अपना पैसा लीगलाइज तरीके से भेजें, और अगर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी है तो हम जाके वहाँ इन्वेस्ट करें, बिजनेस करें। लेकिन उसमें डर ये है कि जैसे इमरान खान ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कहा, पहले भी वो कहता रहता है कि हमारे लोगों के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके तो प्लाटों पे कब्जा हो जाता है उधर। यानी कि लोग अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता भी है किसी किस्म की भी, तो लोग पीछे से कब्जा कर लेते हैं कि इसने कौन सा आना है। उसके बाद अगर आप जाएं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप केस लड़ें, वकील करें, और वो केस लड़े, सारी इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो गई। सारी इन्वेस्ट तो वो एक दफा अगर एक बंदे के साथ होता है तो वो 10 बंदों को बताता है, ये 100 बंदों को बताता है कि मेरे साथ ये हो। उसके बाद वो लोग ये सिस्टम में इंटर ही नहीं होना चाहते, वो क्योंकि उनको ट्रस्ट ही नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जुडिशियल सिस्टम तो हमारा वैसे ही इतना वीक है, कौन केस करेगा, कितने साल केस लड़ेगा, तो वो जो इसका सलूशन जो है ना वो बहुत मुश्किल है। आपका कहने का मकसद है कि पाकिस्तान में रहना इस टाइम काफ़ी टफ हुआ है, और रिसेंटली अभी 2022 में एक और खबर भी आई है कि 7.5 लाख बंदा पाकिस्तान छोड़ के गया। एक्चुअली जो छोड़ के जा रहे हैं वो तो इकोनॉमी की वजह से, हमारी जो इकोनॉमी है वो सुकड़ रही है दिन ब दिन, और हमारे जो न्यू लोग हैं वो क्वालिफाइड हज़ारों की तादाद में हर यूनिवर्सिटी हर साल बंदे प्रोड्यूस कर रही है। तो अब उन्होंने, जब आपकी इकोनॉमी सुकड़ रही हो और आपकी जो पॉपुलेशन में नए लोग आ रहे हों और क्वालिफाइड लोग आ रहे हों, तो उनकी जॉब के लिए डेफिनेटली उनके पास तो फिर ऑप्शन यही रह जाती है मुल्क से बाहर। ये कोई भी गवर्नमेंट होती है, अगर सूरत हाल ऐसी होती तो लोगों ने बाहर ही जाना था। डेफिनेटली लोग अपने रोजगार, जिन्होंने अपने 16 साल या 20 साल की एजुकेशन की है, तो वो अब क्या करेंगे? वो डेफिनेटली मुल्क में स्टे नहीं करेंगे, वो बाहर जाएंगे पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उन्होंने एज ए इंडिविजुअल तो उन्होंने कुछ करना है ना। अब गवर्नमेंट नहीं कर रही तो एज ए इंडिविजुअल तो कुछ करेंगे ना। हमारे जैसा आम बंदा पॉलिटिक्स में आ सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान में रह के बंदा पॉलिटिक्स में आ सके? एक नीचे घर का बंदा, आम शहरी। इस वक्त तो जो आम बंदा है उसको अपनी रोजी जो है, रोजी रोटी कमानी जो वो बड़ी मुश्किल हुई है, यानी कि उसका अपने बच्चों को पालना, अपनी फैमिली को चलाना मुश्किल, तो वो बड़ा मुश्किल है। तो उसने पॉलिटिक्स में, मतलब कि आपके कहने का मकसद ये है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं
ये हमें इन 3 चीज़ों से आगे नहीं निकलने दिया, रोटी, कपड़ा और मकान। जिस तरह कि बिलावल भुट्टो साहब अक्सर कहते हैं कि हम रोटी देंगे, कपड़ा देंगे, पार्टी का ये स्लोगन था ना, स्लोगन है ना इनका, नेशनल स्लोगन है। नेशनल स्लोगन। तो सबसे ज़्यादा गुर्बत सिंध में इसी पे है, तो इसी स्लोगन की वजह से ये एक्चुअली लोगों को एक सिस्टमेटिकली वे के तहत जो है ना वो गरीब रखते हैं, क्योंकि जब अगर लोगों के पास फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर होगी तो इनको कौन वोट देगा? भुट्टो जिंदा नहीं रहेगा, फिर वो मर जाएगा। तो एक्चुअली ये एक पॉलिटिकल सिस्टम के तहत और एक अप्रोच के तहत, सोच के तहत ये लोगों को इस तरह रखते हैं ताकि वो इनको सपोर्ट करते रहें। तो आज दोस्तों हमारा जो वीलॉग था, जो हमारी डिस्कशन थी, वो इसी बारे में थी कि ये पाकिस्तान के क्या क्या मसले हैं। अब 1 बाय 1 हम इन मसलों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ये कैसे बेहतर हो सकती है, इकोनॉमिक जो है, ये हमारी एक अपनी अप्रोच है। तो क्योंकि हर इंसान जो है उसकी नॉलेज और विजन होता है, वो उसके मुताबिक बात करता है। तो हम वो क्योंकि पॉलिटिक्स में तो नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान की सूरत हाल को इस वक्त समझ रहे हैं, और जैसे कि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं, तो हर बंदे की अपना व्यू है और वो उसको अपना व्यू शेयर भी करना चाहिए जी। तो जी अली भाई, आपको क्या कहना चाहते हैं इन पे? सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की पढ़ी लिखी अवाम है जो, वो इस टाइम मुल्क छोड़ने पे मजबूर हो रही है। जिस तरह की आपने पहले भी बात की है कि उनके लिए घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया बेचारों के लिए। तो हमारे पॉलिटिशियंस इस चीज़ पे नहीं गौर कर रहे। 13 पार्टियां एक तरफ और खान साहब एक तरफ हैं, और ये आपस में लड़ रहे हैं और अवाम नीचे पिस रही है। एक्चुअली जो इस वक्त सूरत हाल है ना, वो किसी एक पार्टी या 13 पार्टियों का इशू नहीं है। इस वक्त सारी पार्टियों को मिल बैठ के ही मसला हल करना। अगर ये इसी तरह लगे रहे तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। आपको बताऊं कि इस वक्त जो, जैसे आपको अभी सुन रहे हैं स्पीचेज मुफ्ता इस्माइल की, जो हमारा लास्ट जो फाइनेंस मिनिस्टर था, कि आपकी 80 बिलियन की इंपोर्ट है और 60 बिलियन की एक्सपोर्ट है, तो 20 बिलियन आपने कहाँ से पूरा करना? और जिस बंदे के पास 6,000 रुपया हो वो 8,000 की शॉपिंग कैसे कर सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो ये इन सबको बैठ के इसका मसले का हल करना निकालना है कि भाई हमें अपने रिसोर्सेज में अपने आप को लिमिट करना चाहिए और उसके मुताबिक मुल्क चलाना चाहिए। इस वक्त 51,000 बिलियन डॉलर रुपीज़ का 51,000 बिलियन जो है और रुपीज़ का जो हमारे पास डेट हो चुका है, जो हमने वापस करना है। अब जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंस के मुताबिक नहीं है, तो उसमें से आपने जो लोन है वो कैसे वापस करना है? तो वो रोल ओवर हो रहा है। रोल ओवर का मतलब है कि वो आगे ले लेते हैं, पिछला पे कर देते हैं, आगे ले लेते हैं, वो साथ साथ वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है ओवर पे, क्योंकि हमने तो लोन तो डॉलर में वापस करना है ना, रुपीज में तो नहीं करना। तो उस वजह से वो रुपीज में अमाउंट बढ़ती जा रही है। जैसे कि जब पिछली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट गई थी, तो उस वक्त डॉलर 124 का था। अब 224 का तो जो है ना बैंकिंग का जो रेट है, अदरवाइज तो 250 का है। तो अगर आप इसका देख लें तो तकरीबन 50% जो हमारा लोन है ना, वो तो सिर्फ डॉलर के रेट की वजह से बढ़ गया। यानी कि 51,000 जो हुआ है, इसमें आप 50 जो है ना, वो तो डॉलर के रेट की वजह से, हमारी करेंसी डीवैल्यू होने की वजह से बढ़ा। एक्चुअली तो वो ये तो हमें डबल लॉस में जा रहे हैं। एक तो हमने कर्जा भी देना है और ऊपर से उसकी प्राइस भी बढ़ती जा रही है। तो यही प्रॉब्लम है, इसलिए तो हम पे नहीं कर पा रहे कि हमारा डॉलर का जो लॉस है ना, वो जो 20 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट आ रहा है ना हर साल, वो नहीं हमें किसी साइड पे लगने देता। उसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम जो उसी बेस पे हमें, क्या हम पाकिस्तानी करेंसी में नहीं इस तरह ले सकते? नहीं, हम ऐसा कुछ कोई इस तरह की पॉलिसी नहीं है हमारी, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं मानता हमें। अभी रिसेंटली रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया। यार बड़े मुल्क तो कर सकते हैं, छोटे मुल्क कैसे कर सकते हैं? ये पाकिस्तान जैसे मुल्क नहीं कर सकते। जो बड़े मुल्क हैं, जो खासकर जो ऑयल सप्लायर है दुनिया में, या कोई अच्छी ट्रेड के जैसे चाइना है जी, तो वो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क ये जो, इसका बेहतरीन हल क्या है? इसका बेहतरीन हल यह है कि हमें अपनी इंपोर्ट का जो हम उस पर बिलीव है उसको कम करना चाहिए। जितना हो सके हमें अपनी लोकल चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए। हाँ, एक्सपोर्ट बढ़ानी भी चाहिए और इंपोर्ट कम करनी चाहिए। और गवर्नमेंट लेवल पे इस पे डिस्कशन हो कि जो आइटम हम एक लिस्ट बनाए, जो आइटम हम इंपोर्ट करते हैं वो इन हाउस क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकते, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकते। वो बिजनेसमैनों को इनकरेज करें कि वो इधर प्रोड्यूस करें। और सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान में मसला जो बना हुआ है ना, वो इस वक्त एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का बना हुआ है। आपको पता है हम चने की दाल इंपोर्ट करते हैं, हम सारी दालें जो बेसिक चीजें गरीब के खाने की चीजें, वो सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। इस वक्त वीट इंपोर्ट हो रही है।
हम किताबों में पढ़ते थे हम दुनिया का 7वां बड़ा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, लेकिन अब हमारी अपनी जरूरियात नहीं, सैलाब की वजह से भी काफी नहीं, इसकी सैलाब की वजह भी है, लेकिन इसमें जो मेजर रोल है ना वो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी का है कि हमारे यहाँ अभी भी वही 30 मन 40 मन जो प्रोडक्शन है पर एकड़ हो रही है। दुनिया अब 60 70 80 पे पहुंच गई है, यानी कि डबल पहुंची है। हमारी एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो उतनी, या जो रिसर्च सेंटर है वो उस तरह डेवलपमेंट ही नहीं कर रहे, गवर्नमेंट लेवल पे उसको देखा ही नहीं जाता कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं गंदम की प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ रही, जो कि दुनिया में 60 70 मन 80-85 पे भी मन पर एकड़ नहीं कर रही है, लेकिन हमारे नहीं कर रही। तो ये प्रॉब्लम है और ये गवर्नमेंट लेवल पे प्रॉब्लम है। और पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन तो डेफिनेटली बढ़नी है, और पॉपुलेशन पे भी हमारा जो है ना वो एक मौक़िफ़ नहीं है। एक हमारा इस्लामिक टच है और एक हमारा जो नीड बेस्ड टच है कि नीड बेस्ड तो लोग कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन इस्लामिक कहते हैं नहीं जी अल्लाह ने रिज़्क़ देना है तो जितने भी होंगे। अब ये इस पे अभी तक क्लैरिटी को क्लियर पॉलिसी नहीं आई कि हमें 2 ही चाहिए या कि हमें जितने अल्लाह ने रिज़्क़ अल्लाह ने देना और जितने होंगे उतने ही होने चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है। जी तो नाज़रीन, ये डिस्कशन हुई है कि करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, तो नासिर साहब ने अपना तबादला ख्याल किया है हमारे साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इंटरेस्ट के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।